नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का थर्मल फिजिक्स में हमारे पास टॉपिक है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको एक ही लेक्चर में कवर करूँगा। तो एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ मैं कुछ सब टॉपिक्स जो आज हमें पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको कार्नोट साइकिल बताऊँगा। तो 4 प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, फिर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट साइकिल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में जो वर्क डन होगा ड्यूरिंग ऑल द 4 प्रोसेस, ठीक है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, फिर वॉल्यूम रेशियो क्या होता है कार्नोट साइकिल में, वॉल्यूम रेशियो मैं आपको बताऊंगा। एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो, आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट साइकिल की, ठीक है ना, या कार्नोट इंजन की रिमार्क्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी से रिलेटेड कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, वर्किंग सब्सटेंस का क्या रोल होता है, और हम कार्नोट इंजन जो है 100% एफिशिएंट होता है, लेकिन रियल इंजन्स 100% एफिशिएंट नहीं होते, उन चीज़ों को समझेंगे। फिर एफिशिएंसी हम हीट इंजन की वॉल्यूम एडियाबैटिक रेशियो की टर्म्स में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो आइए बिना समय गंवाइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कार्नोट इंजन क्या है। तो कार्नोट जो थे ना एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, ठीक है ना, तो उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से एक इंजन ऑपरेट करता है। तो कार्नोट इंजन एक्चुअली में एक आइडियलाइज्ड हीट इंजन है, या मैं कहूँ थियोरेटिकल कंसेप्ट है ये। ठीक है ना, हम रियल में कार्नोट इंजन को डिज़ाइन और नहीं डिज़ाइन भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले कार्नोट जो थे फिजिस्ट थे, फ्रेंच फिजिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से हीट इंजन वर्क कर सकता है। ठीक है ना, तो कार्नोट क्या है, एक आइडियलाइज्ड हीट इंजन है जो सेडी कार्नोट ने प्रपोज किया था। एंड इट ऑपरेट्स इन अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखना, एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है बिटवीन 2 हीट रिसर्वियर्स, अ हॉट रिसर्वियर्स एट टेम्परेचर T1 एंड अ कोल्ड रिसर्वियर्स एट अ टेम्परेचर T2। समझ में आई चीज़ें। ठीक है, तो 2 हीट रिसर्वियर्स के बीच में वर्क करता है। तो कार्नोट इंजन क्या करता है, अब देखिए हमारे पास हीट इंजन हो गया, तो इट एक्सट्रैक्ट हीट, Q1 हीट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और फिर कुछ वर्क परफॉर्म करेगा और Q2 हीट सप्लाई कर देगा एनवायरनमेंट में, कोल्ड रिसर्वियर में। ठीक है, तो जो इंजन होता है हीट इंजन, यदि मैं बात करूं, हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, तो कार्नोट इंजन भी वही है। तो ये क्या करता है, Q1 हीट लेगा। ठीक है ना, तो Q1 हीट हम इसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, या मैं ऐसे कहूँ इंजन को मैंने क्या क्या एनर्जी दे दी। ठीक है, अब ये इंजन वर्क करेगा, कुछ काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब जैसे बाइक का इंजन होता है, बाइक का इंजन वर्क करता है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, तभी तो जाता है जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया, और कुछ एनर्जी वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। समझ में आया, हीट जो है, अब जैसे बाइक का इंजन होता है, कार का इंजन होता है, वो भी तो हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में Q2 एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और यही तो किसका को दिस एनर्जीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यही थर्मल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से इंजन वर्क करता है। तो 2 हीट रिसर्वियर्स के बीच में वो वर्क करता है, हॉट रिसर्वियर एट टेम्परेचर T1 एंड कोल्ड रिसर्वियर एट टेम्परेचर T2। समझ में आया। तो कार्नोट इंजन के एक आइडियलाइज्ड हीट इंजन है। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो ये आइडियलाइज्ड है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है। रियल इंजन में इतना एफिशिएंसी हो नहीं सकता एक्चुअली में। ठीक है, समझ में आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक्चुअली में एफिशिएंसी के बारे में आपको बताया था जब हीट इंजन पढ़ाया था। समझ में आया। तो जो कार्नोट इंजन होता है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है डेट एनी हीट इंजन कैन अचीव। समझ में आया। ठीक है, डेट आर ऑपरेटिंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर्स। तो यदि हमारे पास सपोज एक हीट इंजन है, एक दूसरा हीट इंजन है, एक तीसरा हीट इंजन है, और ये क्या है, कार्नोट हीट इंजन है ना, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसी की होगी इफ़ दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2। दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में दे ऑपरेट कर रहे हैं, तीनों हीट इंजन, और एक कार्नोट इंजन है, तो कार्नोट इंजन की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। समझ में आया। ठीक है, कार्नोट इंजन इज बेस्ड अपॉन अ प्रोसेस कॉल्ड कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल पे ये वर्क करता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, यदि देखो आप बाइक वगैरह जनरली जब चलाते हो तो उसमें क्या होता है, पिस्टन ही तो लगा होता है। ठीक है ना, इंजन जो होता है ना, इंजन में क्या होता है, पिस्टन होता है, जो क्या करता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, कंप्रेस होता है ना, जो बाइक जनरली चलाते हैं उनको पता होगा, एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा, फिर एक्सपैंड होगा, फिर कंप्रेस होगा। तो इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस में वो वर्क करता है। कार्नोट इंजन की साइक्लिक प्रोसेस को हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं। समझ में आई चीज़ें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो कार्नोट साइकिल क्या है, थ्योरेटिकल या जैसे मैंने आपको बताया था कार्नोट इंजन का एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट है। तो कार्नोट साइकिल क्या एक थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल है कंसिस्टिंग ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है,
2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। तो कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल इज अ थ्योरेटिकल थर्मोडाइनमिक साइकिल दैट कंसिस्ट 4 रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक, ठीक है ना, थ्रू विच द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज। अब देखो वर्किंग सब्सटेंस कहने का मतलब है, जैसे आप बाइक में सपोज है ना, आपके पास बाइक हो या कार हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें जनरली क्या डालेंगे? पेट्रोल डीजल वगैरह हम डालते हैं, है ना, समझ में आया? तो पेट्रोल डीजल वगैरह जब डालते हैं तो वही तो कार्नोट साइकिल, वही जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, वही इन 4 साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें? अब वो कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर एक्सपेंड होगा, इस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि पिस्टन होता है जैसे मैंने बताया, समझ में आया? तो देखो, तो जब मैंने कहा ना 2 आइसोथर्मल होते हैं, तो यानी 2 आइसोथर्मल कहने का मतलब है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी होगा। फिर मैंने कहा 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी होगा और एडियाबैटिक कंप्रेशन भी होगा। तो 4 प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक, 2 आइसोथर्मल, समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और दीज जो ये 2 मैंने आपको बताया कार्नोट साइकिल में 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, थ्रू विच दिस वर्किंग सब्सटेंस, पेट्रोल हो, डीजल हो, CNG हो, ठीक है ना, या कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम कार्नोट साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? आइडियल गैस, समझ में आया? क्या एज्यूम करते हैं? आइडियल गैस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि एक आइडियल कंसेप्ट है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, रियल इंजन इस तरीके से वर्क नहीं करते, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझ में आया? ठीक है ना, सारी हम मैंने प्रीवियस लेक्चर आप यदि आप पढ़ोगे तो आप चीज़ें जान पाओगे। तो कार्नोट साइकिल में जो 4 प्रोसेस होते हैं उसको आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कार्नोट साइकिल है। अब ध्यान से देखना, तो प्रोसेस A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन की यदि मैं बात करूं तो देखो, मैं ना इस चीज़ को अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटर वे में एक एक प्रोसेस को समझाता हूँ। देखो, ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो सपोज ये हमारे पास A से B इंजन गया, ठीक है ना, A से B। अब देखो A से B, देखो ये क्या हो गया हमारे पास? स्लोप सिंपली हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम रही होगी, सपोज इनिशियली क्या है? A पर, तो वॉल्यूम क्या रही होगी? VA। अभी वॉल्यूम कहाँ पर है? ठीक है, हमारे पास ये तो वॉल्यूम मान लो कितनी है? V। तो VA से VB हो गया, तो क्या हो गया? एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपेंशन। और ये हमने क्या माना? एज्यूम किया है आइसोथर्मल, समझ में आया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो A से B जाने प्रोसेस में हम कितना एनर्जी, क्यू इनपुट, Q1 देंगे, है ना, कुछ एनर्जी देंगे ना। अब हम इंजन को कुछ एनर्जी देंगे, फिर वो उस एनर्जी में से कुछ वर्क परफॉर्म करेगा और फिर Q2 एनर्जी एनवायरनमेंट में क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, समझ में आया? आपने 10 जूल एनर्जी दी तो 8 जूल का उसने काम किया और 2 जूल एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी, समझ में आया? इस तरीके से वर्क करता है। तो पहला क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो A to B, A से B क्या हुआ? गैस एक्सपेंड करती है वॉल्यूम V से VB एट कॉन्स्टेंट हायर टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर होगा ना, यहाँ मान लो कितना टेम्परेचर है? T1, तो T1 टेम्परेचर है A से B प्रोसेस जाने में, क्योंकि आइसोथर्मल है ना, तो मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, तो मान लो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना? T1। ये हॉट रिसर्वियर हो गया हमारे लिए, समझ में? ठीक है, सोर्स हो गया एक तरीके से। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, आप देख सकते हो ये प्रेशर है। अब देखो ध्यान से, अब देखो एक्सपेंशन जब होगा ना, तो हम आइडियल गैस ले रहे हैं, तो देखो PV इक्वल टू NRT अपॉन में भी T1 टेम्परेचर हो गया। तो देखो ये पूरा कंसेप्ट, ये तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया, NR तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रेशर है, तो देखो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज हो रही है, समझ में? ठीक है ना, ये पता चला ग्राफ के बारे में। तो प्रोसेस जब आइसोथर्मल है और आइडियल गैस हमने लिया हुआ है, तो हम जानते हैं आइडियल गैस जो होता है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्या? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और टेम्परेचर को ही हम क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट ही तो हो गया टेम्परेचर, तो जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में 0 आएगा। तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की यदि हम बात करें तो फर्स्ट लॉ हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो जब इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो डेल क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया? डेल डब्ल्यू के। तो यानी जितना हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतना वो वर्क परफॉर्म करेंगे इस हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, कोई डाउट है? तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया था एंड W1 अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन ड्यूरिंग A to B। A से B जाने में W1 वो क्या करेगा? वर्क करेगा, समझ में आया? आप इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये आ गया मेरे पास, समझ में आया? तो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम A to B, और Q1 क्या? हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हीट रिजर्वियर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में W1 वर्क हुआ है,
ठीक है, और Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई और दोनों क्या आ गए देखो इक्वल आ गए, ठीक है, समझ में आया। तो हम आसानी से देखो वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन सिंपली क्या होगा देखो, V वॉल्यूम से VB वॉल्यूम तक गया है, ये क्या हो गया PdV, ठीक है। प्रेशर मैंने लिख लिया nRT V अपॉन में भी, ठीक, समझ में आया। nRT1 देखो ये तो कांस्टेंट था, बाहर चला गया, और सिंपली 1/VdV का क्या होता है, लोग हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये VB अपॉन में V आ गया। अब देखो यहाँ तो मैंने प्रूफ कर दिया, आपको ना फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी मैंने ना प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो उनके लिए मैंने किया है, आपको याद है तो सिंपली आप कुछ नहीं करना, आपको याद मतलब साइकिल को देखना है, कार्नोट साइकिल को देखना है, उसी हिसाब से आप अपना लिख सकते हो। ये फाइनल टेम्परेचर वॉल्यूम हो गया, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, ध्यान रखना। तो VB देखो, VB वॉल्यूम ज़्यादा होगी सिंपली, तो लोग की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो Q1 हीट मतलब ग्रेटर देन 0 तो होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई है। हम ये जानते हैं कि हीट जब एब्जॉर्ब होती है हम पॉजिटिव लेते हैं, यदि सिस्टम से हीट जाती है तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात करते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। अब देखो ध्यान से, तब हमारे पास क्या था देखो, A से B गया था सिस्टम, A से B, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब सिस्टम कहाँ गया है, C। अब ध्यान से देखो B to C गया है, ये क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखो एक्सपेंशन ही है, समझ में आया। देखो ये क्या था, वॉल्यूम VA था, यहाँ वॉल्यूम कितना था VB। अब प्रोसेस कहाँ गया, B से C, ये हो गया, तो VC वॉल्यूम ज़्यादा है ना, समझ में आई बात। तो ये क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही है, समझ में आया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, समझ, ठीक है। अब इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, हम जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन B to C हुआ है, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी बिल्कुल भी सराउंडिंग के साथ, तो प्रोसेस एडियाबैटिक इसीलिए है। कहने का मतलब है B to C ना कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी, है ना। आइसोथर्मल में तो हमने Q1 हीट एब्जॉर्ब किया था, तो इसलिए एडियाबैटिक हो नहीं सकता। B से C में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ हीट का बिल्कुल भी, समझ में आया। A से B में ही हीट का एक्सचेंज हुआ था। तो फर्स्ट लो हमारे पास ये है, तो ये क्या हो गया 0। तो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, तो जो दिस मीन्स वर्क इज डन बाय द गैस एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना। अब हमारे पास क्या है, du इज इक्वल टू माइनस के, यही तो है। अब एक्सपेंड हुआ है तो वर्क डन क्या होता है मेरे पास, PdV तो होता है, यही तो होता है ना। तो ये तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, dV पॉजिटिव आएगा, तो ये टर्म तो पॉजिटिव आ गई। तो इंटरनल एनर्जी क्या आ गई, नेगेटिव। हमारे पास जो इंजन था ना, उसका इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिस्टम की, है ना, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो यहाँ A से B में टेम्परेचर कितना था, T1, समझ में आया। तो समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। तो B से C आने में कुछ वर्क भी तो हुआ होगा, एक्सपेंड क्या है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कुछ वर्क हुआ होगा, उस वर्क ने कितना टेम्परेचर कर दिया, T2, समझ में आया। तो लेट W बी द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम B to C विद टेम्परेचर फॉलिंग फ्रॉम T1 to T2, समझ में आया। टेम्परेचर किस लिए फॉल हुआ, ठीक है। तो हम वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस में वो निकाल सकते हैं। देखो A से B जाने में W1 वर्क हुआ, B से C जाने में W2 वर्क हुआ, ठीक है। तो B से C PdV निकाल सकते हैं। अब देखो, हालांकि मैं यहाँ पर आप प्रॉपर डेरिवेशन करा दिया, आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, हम इसको किस तरीके से करते हैं। अब देखो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो प्रेशर का वो प्रेशर में क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, KV माइनस के गामा हो जाएगा ना उधर जाके। तो देखो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू लिख दिया मैंने, ठीक है, K कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, और V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस के गामा प्लस 1, ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, और बीच से C हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, ऐसे ही तो होता है। यदि हमारे पास x टू द पावर n dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 ये तो होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। 1 माइनस गामा बाहर लिख लिया, और एक बार VC लिख लेंगे, ये VC आ गया, फिर एक बार B लिख लेंगे, मैंने लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है ना। कोई डाउट है। अब देखो हम इसको और कैसे इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो K की वैल्यू हमारे पास ये कांस्टेंट ही तो होता है, PV गामा क्या है, K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो B के लिए क्या लिखूंगा, प्रेशर एट B, ठीक है ना, गामा इज इक्वल टू प्रेशर एट C, VC गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैं लिख सकता हूँ। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पे, ठीक है ना, K का वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। जब K का वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास देखो एक गामा से कट जाएगा, तो PC VC बचेगा, माइनस के PB VB बचेगा, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो देखो ये ऐसे ही तो है, ध्यान से देखो, मैं अगर इसको फर्स्ट वाली टर्म को लिखूँ
तो ये एक्चुअली मैं ऐसे लिखी हुई है, तो मैं के की वैल्यू जो वीसी पीसी लिखूँगा, ये वीसी ये है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या होगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास सिंपली, ठीक है। कोई डाउट है? इसको हम टेम्परेचर की फॉर्म में हमें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर पर ही हमारा कार जो इंजन होता है ना, वो वर्क करता है, इसलिए इसको टेम्परेचर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पी सी वी सी इज इक्वल टू एन आर। अब देखो सी प्रोसेस पर टेम्परेचर कितना है हमारे पास, T2 है ना। तो ये देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PCVC है ना, तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, NR2 T2 माइनस PB के केस में क्या लिखना पड़ेगा, NRT1 है ना, और नीचे 1 माइनस के गामा। तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब करूँगा ना माइनस की, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, NR बाहर आ जाएगा, T1 माइनस के T2 और गामा माइनस के 1, ये आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि गामा की वैल्यू भी 1 से बड़ी होती है और T1 टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है। तो देखो ये उन बच्चों के लिए मैंने क्या है जिन्होंने एडियाबैटिक केस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं वो नहीं सीखा है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से बता रखा है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप सीधा भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, समझ में, NRT T1 माइनस के T2 गामा माइनस के 1। तो B से C गया, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर T2 था, ठीक है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने वर्क डन निकाल दिया। अब बात करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास साइकिल क्या थी, A से B गया, ठीक है, फिर C गया, अब फिर कहाँ गया, C से D। अब देखो ये आइसोथर्मल था, तो यहाँ कितना टेम्परेचर था, T1, ये जो है ना ये। अब देखो C से कहाँ गया, D। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, VC, ऐसे ही तो है ना प्रोसेस, यही तो है, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम कितना है, VD। तो वॉल्यूम क्या हुई है, कम हो गई, V से क्या हो गई, कम, D हो गई, तो क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। और यहाँ टेम्परेचर कितना था मेरे पास, T2, तो C से D में टेम्परेचर मेरा T2 ही रहा है, इसीलिए इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। तो गैस क्या कंप्रेस्ड हो गई आइसोथर्मली टू लोअर टेम्परेचर T2 फ्रॉम V से VD, ठीक है। तो अब जानते हो तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या होता है, यही तो होता है ना। तो आइसोथर्मल केस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आ जाएगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू मेरे पास डेल डब्ल्यू आ जाएगा। अब क्या हुआ है, अब इस यहाँ पे जो हमने देखो क्या हुआ, हमने कुछ वर्क परफॉर्म, जो सराउंडिंग है ना वो क्या करेगी, वर्क करेगी गैस पर, तभी तो गैस कंप्रेस होगी। जो पिस्टन होता है सिस्टम में कैसे काम करता है, अब ये हो गया, आप इस पर क्या करो, वर्क करो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो वर्क जो सराउंडिंग क्या करेगी, वर्क करेगी, तो गैस क्या करेगी, हीट रिलीज करेगी, समझ में आया, ठीक है। तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे ना, आप इसको छू कर देखो तो इसमें से हीट निकलेगी, गर्म हो जाएगा। इट व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स सिस्टम में से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, हीट निकलेगी, Q2 हीट सिस्टम में निकल गई, ठीक है। तो आप यदि ध्यान से देखो तो ये हमारे पास प्रोसेस था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर Q1 हीट एंटर करती है और Q2 हीट आइसोथर्मल कंप्रेशन में रिलीज हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये Q2 हीट रिलीज हो गई और कितना वर्क परफॉर्म किया इंजन ने, W2, सॉरी ये W3 ले लेंगे, W3 वर्क परफॉर्म किया। कोई डाउट है, ठीक है। तो देखो W3 आ जाएगा, V से D, NRT2 आ जाएगा, देखो प्रेशर हम लिख लेंगे, है ना, DV अपॉन में भी आइसोथर्मल केस है, तो ये सिंपली मेरे पास वर्क डन आ गया, ठीक है। और ये देखो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि VD जो है ना कम है, फाइनल वॉल्यूम जो है ना ये कम है VC से, ठीक है। तो वर्क इज डन ऑन द गैस एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वियर या इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। बात करते हैं हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की। अब देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या है, तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिए ना, A से B, ठीक है, फिर C, फिर D। अब ये क्या है, ये तो मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन था A से B जाने में, फिर हम B से G जाने में भी एक्सपेंशन ही हुआ, लेकिन ये एडियाबैटिक था। और ये क्या था, कंप्रेशन था। कौन सा कंप्रेशन, आइसोथर्मल T2 टेम्परेचर पर, यहाँ टेम्परेचर T1 था। अब D से A गया है, अब देखो ध्यान से, यहाँ टेम्परेचर T2 था, यहाँ टेम्परेचर T1, तो टेम्परेचर तो बदल गया है ना, साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये आइसोथर्मल तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, ये आइसोथर्मल नहीं होगा बिल्कुल भी। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है मेरे पास, ये एडियाबैटिक क्या होगा, कंप्रेशन। तो देखो D वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं यदि इसको बनाऊँ तो ये VD वॉल्यूम है और ये VA वॉल्यूम है, तो D से कहाँ गया, V में गया, तो कंप्रेशन हुआ। ये तो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी विल हैव, तो डेल क्यू क्या हो गया, 0, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो कंप्रेशन हुआ है तो वर्क डन क्या होता है मेरे पास, PdV तो होता है। तो कंप्रेशन में ये चीज़ तो नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है,
तो ये चीज़ तो नेगेटिव आ गई, वर्क डन नेगेटिव आ गया, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या हो गया प्लस। तो इंटरनल एनर्जी में क्या, इंटरनल एनर्जी तो पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क कंप्रेशन में वर्क हुआ है गैस पर, उसने इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ा दी एंड रेजेज इट्स टेम्परेचर T2। समझ में, अब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स इट्स टेम्परेचर हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया कंप्रेशन के दौरान, है ना। उसको जब कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, कहाँ से T2 से, तो T2 से कहाँ पहुँच गया T1 पर। तो कितना वर्क हुआ, मान लो W4 वर्क हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो हम W4 वर्क निकाल सकते हैं कैसे, देखो NR, समझ में आया। तो हम क्या लिखते हैं, हम इस चीज़ को ध्यान से देखो। जब हमने पहले केस में मैंने आपको बताया था क्या, हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर होता है और इनिशियल टेम्परेचर, जैसे हमने किया था, अब हम यहाँ पर ना जैसे इनिशियल टेम्परेचर लिखते हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है T2 माइनस, और यहाँ कितना आएगा T1, और ये गामा माइनस के 1, ऐसे लिखते हैं। तो याद रखने का तरीका, मैंने जब आपको एडियाबैटिक वर्क डन पढ़ाया था तो मैंने NR गामा माइनस 1 बताया था, लिख लो पहले। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, देखो यहाँ क्या 1 है, तो इनिशियल, तो यहाँ इनिशियल टेम्परेचर रखो, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था T2, फिर कहाँ गए हम T1 पर, समझ में आया। तो ये याद रखने का तरीका है, गामा माइनस के 1 लिख लो, गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो नीचे पॉजिटिव बना लिया, तो यहाँ क्या है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी इनिशियल चीज़ आएगी, तो इनिशियल टेम्परेचर T2 था, समझ में आया, ठीक है। तो ये लिखा। अब यदि आप गौर से एक चीज़ ध्यान से देखो ना, देखो W4 जो है ना, ठीक है, यदि मैं माइनस बाहर ले लूँ तो मैं NR T1 माइनस के T2 लिखूँगा और गामा माइनस के 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के W2, ठीक है ना, समझ में आया। तो एडियाबैटिक का ये वाला वर्क और ये वाला वर्क तो कैंसिल हो गए, समझ में, इसने जो वर्क परफॉर्म किया उसने उतना ही अपोजिट में वर्क परफॉर्म कर दिया। तो ये देखो अभी है ना, आगे ना नेगेटिव, समझ में आई चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। तो ध्यान से देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यदि आप समझो तो देखो, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस में थोड़ी ना हीट एक्सचेंज होती है, वहाँ तो डेल क्यू 0 होता है। हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम ओनली ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, हमने यही तो चीज़ देखी कि हीट एंटर कब करती है और लीव कब होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन हुआ, समझ में आया, तो Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई, और आइसोथर्मल कंप्रेशन जब हुआ, ठीक है ना, Q2 हीट रिलीज हुई। तो जो नेट वर्क आउटपुट होगा ड्यूरिंग एंटायर कार्नोट साइकिल, है ना, तो भाई कितना होगा, भाई हमने Q1 हीट दी और उसने Q1 हीट रिलीज कर दी, और जितना बाकी बचा उतने उसका काम क्या होगा, मान लो हमने बस सिस्टम को 10 जूल एनर्जी दी, है ना, 3 जूल उसने सिस्टम में बाहर रिलीज कर दी, है ना, तो कितनी भाई 7 जूल बची होगी, उसने उसका काम क्या होगा। तो ऐसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये है सोचने का, W नेट कितना आएगा, Q1 माइनस के Q2 हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट लॉस्ट, ठीक है। हम वर्क डन ड्यूरिंग कार्नोट साइकिल दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या, अब ध्यान से देखो। तो उससे पहले ना PV डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो यही तो था हमने अभी ऊपर किया, तो A से B Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये क्या है, टेम्परेचर T1 ये, और यहाँ टेम्परेचर क्या था T2, तो ये दोनों क्या है, आइसोथर्म हो गए, है ना। ये एक्सपेंशन था, ये हम ऐसे जाते हैं ना, ये क्या था, कंप्रेशन था, समझ में आया। और ये वाले दोनों क्या है, ये एरो से दिखा रखा है, एडियाबैटिक है, समझ में आया। तो ये तो पहले भी मैंने आपको बताया। तो इसी से हम टीवी डायग्राम में यदि बात करें, देखो टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ नहीं, देखो अब जब A से B गए तो A से B गए टेम्परेचर कांस्टेंट ही तो था, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है ना, समझ में आ गई बात। तो देखो T1 टेम्परेचर था तो A से B गया, तो ऐसे प्रोसेस हमने बना लिया। फिर B से C आया, तो देखो B से C आ गए, तो समझ में, ये तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और यहाँ पर टेम्परेचर T2 था। C से D गए, C से D क्या है, आइसोथर्म है, तो देखो T2 टेम्परेचर, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई, ऐसे हम चले हैं, ठीक है ना, कंप्रेशन हुआ है, तो बिल्कुल देखो स्ट्रेट लाइन है। ये वॉल्यूम है हमारे पास, है ना, ये VA वॉल्यूम हो गई, ये VB वॉल्यूम, VC वॉल्यूम, VD वॉल्यूम, समझ में, फिर DA। तो ये हमारे पास टीवी डायग्राम हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, एग्जाम में पूछ लेता है ना, तो अब ध्यान रखना। तो देखो जो टोटल वर्क डन होगा ना, और वन कंप्लीट साइकिल इज द सम ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द 4 रिवर्सिबल प्रोसेस। तो चारों रिवर्सिबल प्रोसेस में ना हमने जो भी वर्क डन किया है ना, सभी को क्या करो, जोड़ दो। W1 वर्क क्या हुआ है, W2 वर्क क्या हुआ है, W3 वर्क क्या हुआ है ना, W4 ही हुआ है। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, W1 W2 W3 W4, ठीक है, समझ में आया। अब देखो W1 वर्क तो Q1 के इक्वल था, ये हमने देखा, W1 इज इक्वल टू Q1। W2 वर्क सिंपली W2 लिख लिया। W3 क्या है, यही तो था W3 आइसोथर्म। तो W3 वर्क जो है ना, हीट रिलीज होती है आउटसाइड द सिस्टम, तो Q2 आया था हमारे पास, यदि आप ध्यान से देखो तो ये माइनस के Q2 हो गया, ठीक है।
W4 में एडियाबैटिक केस है, तो W4 हमारे पास क्या आता है माइनस के W2, ये मैंने आपको बताया था, ये माइनस के W2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास Q1 माइनस के Q2 बचेगा, तो वही है। ठीक है ना, W1 इज इक्वल टू Q1 था, W3 Q2, ये तो ये एब्जॉर्ब्ड होती है जब हीट, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन में जब हीट रिलीज होती है, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने बताया था एक्सपेंशन और कंप्रेशन में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। समझ में आगे बात? ठीक है, तो अब देखो Q1, ये तो नेट वर्क डन हमने लिख लिया, तो Q1 तो हमने निकाला था ना, Q1 एक्चुअली में क्या है, W1 ही तो है, वही तो हम तो कितना आया था nRT1 ln WB अपॉन में WA माइनस nRT2, ठीक है ना, log VC अपॉन में VD, ये हमने ऑलरेडी निकाला था। अब यदि आप ध्यान से देखो ना, ये आपको ना याद भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आइसोथर्मल केस में वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, देखो nRT log ये फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है ना, तो जब प्रोसेस A से B गया, तो A से B गया था, आइसोथर्मली तो था ये, है ना, तो देखो फाइनल वो इसको कैसे लिखेंगे, NR, यहाँ टेम्परेचर कितना था T1 log में, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगी VB, और ये क्या आएगा V1। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये W1 हो गया। W2 निकालना है, तो देखो क्या था, हम C से D गए थे कंप्रेशन में, है ना, तो क्या लिखेंगे NR, यहाँ टेम्परेचर कितना था T2 ln। समझ में आया? ठीक है, अब हम इस केस में हम फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है VD, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है VC, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास ln VC ऊपर चला जाएगा VD, तो देखो ये माइनस इसलिए लिखा हुआ है। कोई डाउट है? अब देखो एक कार्नोट साइकिल की प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, इसको मैं आपको प्रूव भी कराऊंगा इसी लेक्चर में, तो लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, याद रखो। तो ये तो वर्क डन हमारे पास आ ही गया। अब देखो साइकिल हमारे पास क्या थी, ABCD ऐसे ही तो गए थे, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ ताकि आप भूलो ना इसको, आप किस तरीके से याद रख सकते हो। देखो तो हमारे पास है क्या, देखो सिस्टम कैसे गया, A B C D A ऐसे ही तो गया। ठीक है, तो देखो आपको चलना कैसे है, चाहे तो आपको वर्टिकल चलना है ऐसे, तो आप ऐसे चलो, देखो VA फिर VB फिर VC फिर VD ऐसे चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। समझ में? वर्टिकल ही चलना है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप नीचे से ऊपर की, ये आप कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज चलो, VA अपॉन में VB फिर VC अपॉन में VD, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखो V से B गए फिर B से C गए, तो VB VC फिर D फिर D से हम फिर A आ गए, तो इनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखो, तो ये जो रेशियो है ना, ये देखो A से B फिर C फिर D, तो ये दोनों क्या इक्वल हैं, तो समझ में आया? इस इक्वल को ना हमने क्या मान लिया, R, लेट इट बी R। समझ में आ गई बात? अब इसको R ही क्यों माना, आप ध्यान से समझना, इसको मैं आपको वॉल्यूम रेशियो में जब आपको प्रूफ कराऊंगा वहाँ आपको बताऊंगा, बस लेट अस अज्यूम दिस रेशियो इज इक्वल टू R। ठीक है, तो देखो NR कॉमन ले लेंगे, NR कॉमन ले लिया, T1 ये log R हो गया, ये भी log R हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो वर्क डन का कार्नोट साइकिल में फॉर्मूला आप ध्यान रखो NR। ठीक है, और ये हमारे पास T1 माइनस के T2 फिर log लिखेंगे, और यहाँ आएगा R वॉल्यूम का रेशियो। अब ये R क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये ध्यान रखोगे तो चीज़ें रहेंगी, नहीं तो भूल जाओगे। अब आगे ध्यान से समझो ना, गौर से समझना। देखो ये R है ना, ये R है, इसको ना हम आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो। देखो ये जो नेट वर्क डन है ना, ये बिल्कुल आइसोथर्मल केस में जब हम वर्क डन निकालते हैं वही तो फॉर्म है, या नहीं है भाई? वर्क डन जो होता है आइसोथर्मल केस में nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, उसी की फॉर्म में तो है। तो ये ध्यान रखना, ये जो R है ना, ये आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो है। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं आपको वॉल्यूम रेशियो पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो भी होता है। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अब देखो बात करते हैं वॉल्यूम रेशियो की कार्नोट साइकिल में। अब हमारे पास देखो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो। आइडियल गैस में क्या होता है, ये आइडियल गैस जो एडियाबैटिक इक्वेशन है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है। समझ में आया? तो हम इसको ना मैं इसी सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम की मदद से ना निकाल सकते हैं रेशियो। हम कैसे, अब हमारे पास क्या है, A से B गया है,
फिर बी से सी गया है, और फिर सी से डी गया है, और फिर डी से ए गया है। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस ये है और एक एडियाबैटिक प्रोसेस ये है। तो यहाँ से तो एक्सपेंशन हुआ है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन बी से सी में यदि लगाऊं, बी से सी, तो देखो टेम्परेचर क्या था बी पर T1, वॉल्यूम क्या होगी बी, लगा दिया, इक्वल टू सी पर लगाओ, टेम्परेचर कितना है सी पर T2, वॉल्यूम कितना है सी। ठीक है, अब देखो इनका रेशियो ले लेंगे तो T2 नीचे चला गया और ये कितना आ गया वी सी अपॉन में बी गामा माइनस के 1। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से डी पर और ए पर लगा दो, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है कहाँ, डी से ए, तो देखो डी से ए गया है तो T2 VD, देखो डी पर लगाया, फिर ए पर टेम्परेचर कितना T1 है और वॉल्यूम कितना ए, ये लगा दिया। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो, अब मैं इसको ना T1 T2 फिर यहाँ से निकाल लो, तो है ना डिनोमिनेटर में लेके चला गया एक दूसरे के, ही आ गया। तो बोथ एक्सप्रेशन जो है ना T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T2 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे दोनों क्या क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये दोनों इक्वल, अब देखो दोनों की पावर क्या है सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो सेम है। तो मेरे पास क्या है वी सी अपॉन में वी बी और वी डी अपॉन में वी ए। इसको मैंने क्या कहा, रो के इक्वल है। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है यहाँ से, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो क्या है लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस ये कहाँ से गया, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, बी से सी था, है ना, और फिर डी से ए था। समझ में आ गई बात, ऐसे ही तो है, बी से सी गया है और फिर डी से ए गया है। अब गौर से देखना, मेरे को एडियाबैटिक रेशियो लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो लिखना है मुझे। क्या लिखना है, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो। तो मैं क्या करूँगा, एडियाबैटिक प्रोसेस पर ध्यान दो बस, सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस पर। ठीक है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस पर यदि आप ध्यान दोगे तो मैंने लिखा सपोज बी, वॉल्यूम बी। ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। फिर मैंने वॉल्यूम क्या लिखा, सी। ध्यान से देखो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इसको ना थोड़ा सा ना आपके लिए मैं और वो कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखो गौर से हम क्या करेंगे, अब देखो एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो हमने इसको कहा, इसको ना एक और नाम से वो जानते हैं, ध्यान से समझना, याद रखने में आसानी होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम रेशियो। समझ में आया क्या कहा मैंने, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो बोल देते हैं या एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में किससे लिखते हैं, मैंने जैसा अभी आपको बताया रो से लिखते हैं। तो ऊपर हमेशा लार्जर वॉल्यूम लिखो और नीचे हमेशा स्मॉलर वॉल्यूम लिखो, तो आपका काम बन गया, बस यही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझो, तो रो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में खोजो तो लार्जर वॉल्यूम तो वी सी है ना, ये तो एक्सपेंड हुआ है ना, तो लार्जर वॉल्यूम वी सी अपॉन में वी बी इक्वल टू, अब ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन लिखा, ये इक्वल टू एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो पे आ जाओ तो लार्जर वॉल्यूम क्या है वी डी, यही है ना वी डी, और स्मॉलर वॉल्यूम क्या है वी ए। समझ में आया, तो ये ऐसे याद रखना है। तो एक्चुअली में आप ध्यान से समझो, तो देखो इसी तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है ना, और इसको रो के इक्वल लिखा है, तो इसको ना बस इसको हम बोल देते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि देखो वैसे तो इसमें एक्सपेंशन भी का भी रेशियो है और कंप्रेशन का भी रेशियो है। समझ में आया, तो बोलना तो इसको क्या चाहिए भैया, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो है। समझ में आ गया, क्या बोलना चाहिए, एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो है बोलना चाहिए, लेकिन इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम रेशियो भी बोल देते हैं। तो याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया कि लार्जर वॉल्यूम हमेशा ऊपर रखो और स्मॉलर वॉल्यूम हमेशा नीचे रखो। कोई डाउट है, ठीक है, तो ध्यान रहेगा, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। अब देखो इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, एक वी अपॉन में वी भी चला गया, ठीक है ना, और ये समझ में आई चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। और इसको ना देखो ये इधर ले जाओ, वी सी नीचे आ जाएगा, वी डी अपॉन में वी सी हो गया, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ वी बी अपॉन में वी ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन में वी सी। अब इस प्रोसेस पर नज़र मारो तो देखो वॉल्यूम क्या है, यदि आप यही तो लिखा हुआ है, इसी को रीअरेंज किया है मैंने बस। अब ध्यान से देखना, इसको एडियाबैटिक क्यों कहा गया और एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो इसको कहा गया है, और इसको आइसोथर्मल क्यों कहा गया है। तो आइसोथर्मल में क्या है, ए से बी गया है और सी से डी गया है, ठीक है ना, समझ में आ गई चीज़ें। अब देखो ध्यान से, ये भी यही है, आर को मैं क्या लिखूंगा, लार्जर वॉल्यूम ऊपर लिखो, है ना, समझ में आया। देखो लार्जर वॉल्यूम बी है और स्मॉलर वॉल्यूम नीचे लिखो,
ये एक्सपेंशन हो गया आइसोथर्मल। फिर यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन का रेशियो आएगा। लार्जर वॉल्यूम क्या है, वीसी है, तो लार्जर वॉल्यूम वीसी लिखो और ये नीचे लार्जर वॉल्यूम डी लिखो, स्मॉलर वॉल्यूम डी लिखो। तो ये एक तरीका है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट तरीका, ठीक है ना, मेथड तो याद रखने का। एक वो मैंने ऐसे भी बताया था, आप उससे रख सकते हो या ये। तो जो हमने अभी यहाँ पर हमारे पास वर्क डन में आया ना ये, तो ये क्या है हमारे पास आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है। तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं, इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है ना। लार्जर वॉल्यूम ऊपर, स्मॉलर वॉल्यूम नीचे। बात करते हैं मैम एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू हीट एब्जॉर्ब, है ना भाई, यही तो होगा भाई। हमने Q1 हीट दी सिस्टम को और उसने कितना वर्क परफॉर्म किया, W1, तो Q1 हीट दी, W1 वर्क परफॉर्म कर दे, ये क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज में आ जाएगा। वर्क डन क्या है, Q1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1, ठीक है, या 1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1 में लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है एफिशिएंसी। अब हम Q1 Q2 जो हमने निकाला है उसको हम यहाँ पे रख भी सकते हैं। तो देखो Q1 का वैल्यू रख दो और ये Q2 हमने निकाला है इसका वैल्यू रख दो। समझ में आई चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो तो उसका वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो जब भी अब देखो ये दोनों रेशियो तो कट जाएंगे सिंपली, है ना। ऊपर तो ये दोनों रेशियो तो कट जाएंगे, NR भी कट जाएगा, T2 अपॉन में T1 बचेगा। तो मेरे पास सिंपली 1 माइनस के T2 अपॉन में क्या आएगा, T1 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या सीखा, जब हम Q2 अपॉन Q1 का रेशियो लेंगे ना, देखो Q2 अपॉन Q1 का रेशियो ले, ये इससे कटेगा, NR से NR कटेगा, तो किसके इक्वल आएगा, T2 अपॉन में T1 के। यही तो देखा। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो Q2 अपॉन में Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है, तो वो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये, ठीक है ना, W वर्क अपॉन में Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, या 1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस के T2 अपॉन में T1, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी दैट एनी इंजन कैन अचीव बाय ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर्स, या बाय ऑपरेटिंग बिटवीन सोर्स एंड सिंक, ठीक है। अब देखो कुछ रिमार्क्स की बात करते हैं। तो देखो ये रिजल्ट ये शो करता है, जो एफिशिएंसी है ना कार्नोट इंजन की, देखो जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, हीट रिजर्वियर्स के। समझ में आया। वर्किंग सब्सटेंस का कोई रोल नहीं होता, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था जब हीट इंजन पढ़ाया था। तो वर्किंग सब्सटेंस प्लेज नो रोल इन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर्स पर निर्भर करता है। समझ में आया। तो इट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस दैट ट्रूली गवर्न्स द एफिशिएंसी, पहला पॉइंट ध्यान रखना। तो यदि दो इंजन है कार्नोट इंजन और दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर, या मैं कहूँ सेम हॉट और सेम टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हैं, तो समझ में आया, तो उनका एफिशिएंसी भी सेम होगा। और जो यदि हमारे पास जिनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना, समझ में आया भाई, दो हॉट रिजर्वियर्स के बीच में काम कर रहे हैं, तो जहाँ ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उसी की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। यदि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो एफिशिएंसी सेम रहेगा, यदि टेम्परेचर डिफरेंस जिसमें भी ये ज़्यादा होगा, है ना, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर रिजर्वियर्स पर ही, वो हॉट रिजर्वियर्स के टेम्परेचर पर ही एफिशिएंसी डिपेंड करती है। समझ में आया। तो जो वर्क इनपुट है कैन नेवर एक्सीड द हीट इनपुट। भाई ऐसा कभी हो सकता है, बताओ, मैंने 5 जूल एनर्जी दी सिस्टम को और सिस्टम ने 7 जूल काम कर दिया। भाई हम तो दे रहे हैं 5 जूल, 7 जूल उसने काम किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज़ है एक तरीके से, अन्यथा आपने कोई एक्सटर्नल इधर से कुछ डाला, ये संभव नहीं है। तो वर्क जो है Q1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब हीट जो हम देंगे वो हमेशा ज़्यादा होगी वर्क डन से। तो एफिशिएंट, तो या मैं इसको एफिशिएंसी क्या है, यही तो है, W अपॉन में Q1, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगी, ज़्यादा, तो डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम ही आएगी, है ना। तो एफिशिएंसी मस्ट बी लेस देन 100% फॉर ऑल रियल इंजन्स, जितने भी रियल इंजन्स होंगे सबके लिए हमेशा एफिशिएंसी 100% से कम ही होगी। रीज़न समझ में आया, बिकॉज वर्क जो होगा वो हमेशा हीट इनपुट से कम ही आएगा, ठीक है। 100% एफिशिएंसी कब होगी, अब यदि T2 जो है ये 0 हो जाए, है ना, समझ में आया। एन की वैल्यू 1 तभी तो आएगी, एन की वैल्यू वो एन कह रहा हूँ सॉरी, ईटा की वैल्यू 1 कब आएगी, यदि सिंक का टेम्परेचर क्या हो जाए 0। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हमने जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट हमें मिला, है ना। मतलब बाहर कोई भी, मान लो जैसे कोई बाइक ही होगी, है ना, अब बाइक में मतलब उसने थर्मल पोल्यूशन किया ही नहीं है, बाहर कुछ नहीं छोड़ा, जितना एनर्जी दिया उतना कंज्यूम कर लिया, ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ हीट का डिसिपेशन होता ही है। तो इंजन 100% एफिशिएंट का मतलब तो भाई ईटा की वैल्यू 1 है, यानी सिंक टेम्परेचर T2 वुड हैव टू बी 0। ये टेम्परेचर यदि तुम 0 कर दो तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिंस रीचिंग एब्सोल्यूट 0 इज फिजिकली इम्पॉसिबल, तो भाई देखो ध्यान से समझो, T2 जो होता है ना 0 केल्विन हो ही नहीं सकता।
अभी तक हम 0 केल्विन टेम्परेचर जो है ना अचीव ही नहीं कर पाए एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसके पास हम 0 केल्विन के आसपास तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली अभी अचीव किया ही नहीं गया है। तो ये फिजिकली क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इट्स नॉट फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट 100% एफिशिएंट इंजन। तो 100% एफिशिएंट इंजन हम कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात। अब लास्ट पॉइंट हमारा दिमाग में, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन के यदि आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो देखो क्या कर सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी हमारे पास, तो इंक्रीज यदि एफिशिएंसी करना है तो ये रेशियो हम कम करें। ये जितना कम होगा ईटा की वैल्यू 1 के आसपास उतनी आएगी, है ना। तो इसको कम करने का मतलब क्या है, T2 को कम करो। अब जैसे मैंने बताया भाई T2 0 तो हो नहीं सकता, 0 पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कम तो किया जा सकता है। समझ में आया। तो दिस कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर T2। हम टेम्परेचर T2 को कम कर सकते हैं, समझ में आया। या T1 को बढ़ा दूँ, T1 इतना ज़्यादा कर दो, देखो डिनोमिनेटर इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम जानते हैं, मान लो भाई x/y लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये वैल्यू उतनी ही लगभग 0 के करीब आएगी। समझ में आया, है ना। ये <1 होगा ना, x/y <1 कब आएगा, जो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ जाए, है ना। 0 और 1 के बीच में रहेगा ये वैल्यू। डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा कर दो भाई, 2 तरीके हैं बच्चा। तो T2 को बहुत कम करो या T1 को बहुत ज़्यादा करो, डिक्रीजिंग द T2 या इंक्रीजिंग T1। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, लेकिन देखो ये T1 का टेम्परेचर बढ़ाना, समझ में आया, काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट रिसर्वियर जो होता है, हॉट रिसर्वियर यहीं पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होता है, ठीक है ना, हीट रिसर्वियर में। तो टेम्परेचर बढ़ाना मुश्किल होता है, कम करना आसान होता है। तो डिक्रीज इन T2 इज जनरली मोर इफेक्टिव। तो ये ध्यान रखना भाई, T1 क्या होता है, ज़्यादा होता है ना T2 से, तो टेम्परेचर कम करना इफेक्टिव होता है काफ़ी। हम जब टेम्परेचर बढ़ाने का तो मतलब हमें वो और एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, और एनर्जी देंगे तभी टेम्परेचर T1 ज़्यादा बढ़ेगा हमारे पास। तो T2 जनरली ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन एन इंक्रीज इन T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि किसको बढ़ाने से या घटाने से, तो पूछता है कि इफेक्टिव क्या है। तो T2 को कम करना ज़्यादा इफेक्टिव है, ना कि T1 को बढ़ाना। समझ में आया, तो ध्यान रखना। अब एफिशिएंसी हम यदि बात करें कार्नोट इंजन की इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो, तो एडियाबैटिक वॉल्यूम रेशियो में अब देखो वही एडियाबैटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो मैंने बताया, लार्जर वॉल्यूम ऊपर रखो, स्मॉलर वॉल्यूम नीचे रखो। आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो में भी यही है, आर से इसको मैंने लिखा था कि लार्जर वॉल्यूम ऊपर लिखो और स्मॉलर वॉल्यूम नीचे लिखो, ठीक है ना। तो याद रखने का तरीका तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है। जैसे बोलते हैं इसका एक्सपेंशन रेशियो, लेकिन ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए भी लागू होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए भी लागू होगा। इसी तरीके से आइसोथर्मल वॉल्यूम रेशियो एक्सपेंशन के लिए भी लागू होगा और कंप्रेशन के लिए भी लागू होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी वॉल्यूम रेशियो में पढ़ाया। तो एफिशिएंसी हम जानते हैं कितना होता है, 1 - T2/T1, यही तो होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी देखो, तो इस एडियाबैटिक रिलेशन से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या प्रूफ किया कि T2/T1 जो है ना, इज इक्वल टू VB/VC इज इक्वल टू VA/VD, गामा में इनवर्स, है ना, ये तो है। तो ध्यान रखो T2/T1 जो है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल, VB/VC गामा -1 और ये VA/VD गामा -1। ये तो था ये। अब देखो ये रेशियो पावर सेम है तो ये हट जाता है, तभी तो हम, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमने आपको शो किया था कि ये ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो इस रिलेशन को याद रखने का बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। देखो तो T1/T1 जब हमने निकाला था, ठीक है ना, तो यदि आपको ध्यान हो तो हम इसको, यदि मुझे इसको लिखना हो किस में, रेशियो में, तो यदि आप गौर से देखो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, VC और ये VB और ये VD और ये VA। तो नीचे लार्जर वॉल्यूम है, ऊपर कम है, नीचे लार्जर वॉल्यूम है, ऊपर कम है। तो ये एक्चुअली में 1/ρ गामा इनवर्स लिख सकता हूँ ना मैं इसको, समझ में आया, ठीक है। क्या लिखूंगा, 1/ρ गामा इनवर्स 1। तो देखो ये B और C प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही तो है, और ये क्या है, DA है, ये AD क्या है, DA या AD क्या, एडियाबैटिक ही तो है, तो इसलिए एडियाबैटिक लिखा गया है, ना कि आइसोथर्मल। समझ में आया। तो इसको सिंपली हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये मेरे पास आ गया। तो ये फॉर्मूला जब भी आपको ध्यान रहना चाहिए तो दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो 1 - 1/गामा 1/ρ - गामा। तो जब क्वेश्चन आपको कहेगा ना कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो ये दे रखा है, तो समझ जाना ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है, नीचे स्मॉलर वॉल्यूम है, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। यदि ऊपर स्मॉलर कर दिया, नीचे लार्जर कर दिया, तो आप गलत कर दोगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।